हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा है ये आपका तीसरा चैप्टर है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर बनता है, ये इसका दूसरा लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अनुगमन वेग किसे कहते हैं, पहले तो अनुगमन वेग की परिभाषा जानेंगे और फिर इसका व्यंजक कैसे स्थापित किया जाता है, अनुगमन वेग बीडी का समीकरण किस तरीके से निकाला जाता है, इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लग करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें साइंस का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी का जो है लेक्चर जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप आराम से हमारे साथ जुड़ करके अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये अनुगमन वेग होता क्या है। पहले अनुगमन वेग के बारे में हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, अनुगमन वेग आपसे पूछा जाए चाहे अफवाह वेग पूछा जाए, कौन सा वेग पूछा जाए, अफवाह वेग पूछा जाए, दोनों की परिभाषा एक है, यानी दोनों एक ही क्वेश्चन है। अफवाह वेग भी वही है और अनुगमन वेग भी वही है। अब ये अनुगमन वेग होते क्या है, तो चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो भाई, माना हमारे पास एक यल लंबाई का कोई चालक है, ये कोई चालक है यल लंबाई का, और इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वो जिस वेग से गति करते हैं, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, यही वेग जो होता है अनुगमन वेग बोला जाता है। अब समस्या इस बात की है कि जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिरे से जब दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो बीच में जो धन आयन होते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन्स है तो धन आयन भी उसमें होगा भाई। चालक तार अगर हमारा होगा तो चालक तार में धन आयन तो होना स्वाभाविक है। तो अब उसमें हमेशा जो है हमेशा धन आयनों से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे थोड़ा सा चढ़े आगे बढ़ेगा, धन आयन होगा उससे टकराएगा फिर रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर टकराएगा फिर रुक जाएगा, यानी वो तेजी से ना जा करके उनका वेग जो होता है एक निश्चित हो जाता है। तो जिस निश्चित वेग से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, किसी चालक में जिस निश्चित वेग से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, यही वेग जो होता है अनुगमन वेग कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया अनुगमन वेग क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए अनुगमन वेग किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि जब किसी चालक में विभवांतर लगाते हैं तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा स्थिर धन आयनों से टकराते हुए वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जिस निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं, इसी वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं? वही तो हमने लिखा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, कौन चालक में ही तो इलेक्ट्रॉन है, जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, अरे वो धन आयन से टकराते भाई, स्थिर धन आयन जो हमेशा वही मौजूद रहते हैं, स्थिर धन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ये समझ में आया तो अच्छी बात है। नहीं, हमने आपसे जो कहा कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धन आयनों से टकराते हुए जिस निश्चित वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, वही वेग जो होता है अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि अनुगमन वेग क्या है या अफवाह वेग किसे कहते हैं। अब बात यह आती है कि अनुगमन वेग का जो है किस तरीके से फार्मूला जो है निकाला जाएगा, इसका सूत्र किस तरीके से स्थापित किया जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको आप बता सकते हैं, माना चालक की लंबाई L है भाई, हमारा कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुगमन वेग Vd हो तो भाई चालक की लंबाई L है, अनुगमन वेग Vd हो तो चालक पर लगने वाला बल भाई वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जा रहा है, तो यहाँ M इंटू ए ना हो करके E और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स E होगा ये दोनों होगा, यानी F बराबर E और ये कैपिटल E होगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से यदि
इलेक्ट्रॉन पर त्वरण ए हो तो भाई अगर त्वरण इलेक्ट्रॉन पर ए हो तो एक चीज आप जानते हैं ए बराबर एफ अपान एम हो जाएगा। अरे एफ बराबर एम इंटू ए होता ही है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो त्वरण अगर ए है तो ए बराबर एफ अपान एम हो जाएगा। और ये कहां से आया, आपको अच्छे से पता है कि एफ बराबर एम इंटू ए, यानी यहां से इसको हमने लिखे आए। तो समीकरण 1 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, एफ बराबर ई है, यानी स्मॉल ई कैपिटल ई है। तो अगर एफ की वैल्यू हम इसको उठा के रख दे यहाँ पे, तो हमारा ए बराबर क्या बन जाएगा भाई, ए बराबर एफ की वैल्यू ई और ई है और बटे एम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, यानी यहाँ पे एफ की वैल्यू इतना था, उठा के यहाँ रख दिए। और एक चीज आप अच्छे से जानते हो कि त्वरण जो होता है ए बराबर डीबी अपान डी। अरे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, तो डीबी अपान डी होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसको आप यहाँ एक ही जगह पे आप लिख सकते हैं डीबी अपान डी बराबर ई अपान एम, इतना तो लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ डीबी बराबर लिखते हैं अगर, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा ई अपान एम और यहाँ पर डी हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो भाई इसका समाकलन करोगे भाई ये डीबी तो होगा ही होगा और ये 0 हो जाएगा और ये बीडी ऊपर कर देंगे बराबर ई अपान एम, इसका नहीं करेंगे और ये जो हमारा dt है इसका भी ये 0 हो जाएगा और ये टाउ हो जाएगा, यानी नीचे 0 लिखेंगे ऊपर टाउ लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं v बाई डीबी, डी शब्द जो है थोड़े के लिए प्रयोग किया गया है, समाकलन कराओगे पूरा आएगा। तो ये हमारा b होगा, नीचे 0 होगा, ऊपर bd लिखा जाएगा और बराबर ई अपान एम हो जाएगा। और इसका जो होगा भाई dt अल्प के लिए है, पूरा t हो जाएगा और ये 0 होगा और ऊपर टाउ होगा। तो इसको और ठीक करेंगे तो ये हमारा v vd माइनस 0 हो जाएगा और ये ई अपान एम और यहाँ पर टाउ माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका bd माइनस 0 है सीधा सीधा bd हो जाएगा और ई अपान एम और ये जो है आपका टाउ हो जाएगा। समझ में आया नहीं। अब इसी में यदि विभवांतर v हो तो भाई अगर विभवांतर v हो तो E बराबर v अपान एल हो जाएगा। भाई विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E होगा v अपान एल हो जाएगा। तो अगर E की वैल्यू इतना है, इसको उठा के इसी में रखेंगे तब हमारा Vd बराबर E और फिर v हो जाएगा अपान एम एल और ये टाउ रहेगा। ये जो है व्यंजक हमें जो है देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो यही समीकरण जो है अनुगमन वेग का जो है आपको निकल के आएगा। देखो ये डेरिवेशन है, इसको आप करना क्या है, जैसे ये मान लीजिए डायग्राम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे विभवांतर लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आएंगे, तो आएंगे तो ये धन आयनों से टकराते रहते हैं, तो धन आयन से टकराते रहते हैं तो इनका एक वेग निश्चित हो जाता है और यही निश्चित वेग जो होता है अनुगमन वेग बोला जाता है। तो वही बताया गया है कि माना चालक की लंबाई एल है, भाई कोई हम जहाँ विभवांतर लगा रहे हैं चालक के सिरों पर, तो वहां मान लीजिए लंबाई हमारा एल है और अनुगमन वेग bd हो, तो चालक पर जो बल काम करता है तो ये ध्यान रखना है F बराबर E और E होगा। भाई E जो होगा स्मॉल e ये इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयोग किया गया, अब कैपिटल E जो है ये विद्युत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में विभवांतर लगाया गया है वहां की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये ई होगा। समझ में आ गया नहीं। तो ये आपका आ गया। अब ध्यान सुनिए, आप जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण ए हो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर भी कोई ना कोई त्वरण होगा, तो त्वरण ए हो। अब ए कहां से आएगा, हमने कहा F बराबर m इंटू ए होता है, तो ए बराबर F अपान एम नहीं लिख पाओगे, एम नहीं लिख पाओगे, ए बराबर F अपान एम होगा। जो माना इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण है ए हो तो ए अगर है तो हमारा ए बराबर F अपान एम हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो अब ये जो F है, F की वैल्यू ई लिखा गया है, स्मॉल ई कैपिटल ई है। भाई यही तो हमने पहले बताया
तो जब इसको हमने बताया तो यहाँ समीकरण 1 से अगर ठीक से देखते हैं तो a बराबर ई अपान m हो जाएगा। अरे ये आपकी बैलुआ उठा के इसी को रख देंगे ना, तो इतना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज और जानते हो, त्वरण बराबर होता क्या? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a बराबर dv अपान dt। अब चूंकि थोड़े के लिए बात कर रहे हैं ना, d का प्रयोग जो है थोड़े के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ d लगाया गया, dv अपान dt कहा गया। क्लियर हो गया? यानी यही तो वेग परिवर्तन की दर है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ a लिखा है, इस पर हम इसको उठा के रख दें। अरे त्वरण भाई, यहाँ से त्वरण उठाए, f की वैल्यू यहाँ का यहाँ रखे। अब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है ना, तो dv अपान dt लिख दिए, कोई दिक्कत? हाँ, तो dv अपान dt बराबर ई अपान m। इतना तो समझ में आ गया ना। अब ध्यान से और आगे बढ़ो, ये dt जो लिखा है हमने इधर भेज दिया, क्योंकि हमें समाकलन करना है आगे चल के। तो इसको यहाँ भेजेंगे तो हमारा ये dv बच जाएगा, dv बराबर ई अपान m dt हो जाएगा। और जब इधर dt देखो, इसका हम समाकलन नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स है। हाँ, ये अपनी जगह पे फिक्स है। इसमें अरे m द्रव्यमान का कण होगा तो m में कोई परिवर्तन नहीं होना है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसमें भी कुछ नहीं परिवर्तन करना है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, dt अल्प के लिए ले, हाँ पूरा बना सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका dt हो जाएगा। तो dt हमने यहाँ भेज दिया, इतना बन जाएगा, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यानी इसको और इसको दोनों साइड में करेंगे तो समाकलन का निशान लगाएंगे, तो ये dv, बीच में dv रहेगा, नीचे 0 लगा देंगे, ऊपर bt लगा देंगे, और बराबर ये इसे सेम रहेगा। और इधर dt का करेंगे तो ये भी 0 से टाउ। टाउ कौन है? अब एक बात समझ में आया होगा, टाउ क्या है? टाउ जो होता है ये श्रांतिकाल होता है। क्या होता है? श्रांतिकाल। अब ये श्रांतिकाल कौन होता है? श्रांतिकाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। श्रांतिकाल से आप क्या समझते हो? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। श्रांतिकाल होता क्या है? तो देखो, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो एक से टकराएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा अनुगमन वेग से, तो दूसरे से टकराएगा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे श्रांतिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे श्रांतिकाल कहा जाता है। इसे आप लिख लो, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में श्रांतिकाल की डेफिनेशन पूछा गया। तो आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना? टाउ कौन है यहाँ पे? टाउ जो है श्रांतिकाल होता है। श्रांतिकाल क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को श्रांतिकाल कहा जाता है। दिमाग में एकदम बिठा लेना, याद कर लेना, इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे 0 होगा, ऊपर टाउ हो जाएगा, बीच में dt रहेगा। अब इसका ये v जो है डी शब्द पूरे आधे के लिए, थोड़े के लिए प्रयोग किया गया, पूरा भी लिखेंगे, 0 से bd हो जाएगा, और यहाँ t जो है 0 से t हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इसी को हमने थोड़ा ठीक किया, ऐसे कर लिया। और आगे जाओगे तो bd माइनस 0, भाई bd लिमिट लिया है ना 0 से लेके bd तक, तो ये हमारा bd माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ टाउ माइनस 0 हो जाएगा, तो ये bd हो जाएगा, ये टाउ हो जाएगा। बाकी सेम वैसे ही है, कुछ हमने और किया ही नहीं। अब यदि विभवांतर भी हो, और विभवांतर भी लगाए हो ना, तो v बराबर v अपान एल हो जाएगा, e बराबर v अपान एल हो जाएगा। भाई एल लंबाई का चालक है और विभवांतर लगाया गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e बराबर v अपान एल नहीं होगा, e बराबर v अपान एल होगा। तो जहां इसमें e लिखे हो वहां v अपान एल कर देंगे, तो हमारा ये जो bd है, bd है तो अनुगमन वेग है, bd ही तो अनुगमन वेग है, तो bd बराबर ev अपान ml, और ये आ जाएगा टाउ। यही समीकरण जो है आपका अनुगमन वेग का जो है समीकरण बोला जाता है। यही सूत्र जो है अनुगमन, bd निकाले हो ना, तो अब bd जो क्या है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता। तो समझ में आ गया ना अनुगमन वेग क्या होता है और इसका समीकरण किस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।